हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को, जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म नानक क्लासेज में। मैं मनोहर चिनिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए मेरे साथ आज हम जो है रीट लेवल 2 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है सामाजिक अध्ययन विषय एसएसटी का जो हम बात करें, आज टेस्ट सॉल्यूशन हम 2 देखने वाले हैं, है ना। और इस टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर में प्रश्न बन रहे हैं, उनको हम अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ चलते हैं और हम शुरुआत करते हैं, है ना। और देखेंगे कि हम किस प्रकार से पेपर के अंदर जो है वो प्रश्न आए थे, टेस्ट सीरीज में पूछे गए थे और कैसे यानी कि क्या क्या उनका सही जो है वो उत्तर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वो पूरे के पूरे प्रश्न आपने देखे भी होंगे और बहुत ही शानदार से आपको समझ में भी आया होगा, है ना। फिर भी हम देखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से सर पेपर के अंदर जो है वो प्रश्न हमें देखने को मिले थे। और चलते हैं, चलिए। सबसे पहले मैं पेपर की बात करूं आज, है ना। जो पीछे टेस्ट हुआ था हमारा, टेस्ट नंबर 2 जो हुआ था, उसके संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो हम बात करें मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, है ना। मरुस्थल की गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ, है ना। अगर हम बात करें मरुस्थल की गंगा, किसकी गंगा, हम बात करें मरुस्थल की गंगा की, अगर मैं बात करूं, मरुस्थल की गंगा जो है वो किसे कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा कहा जाता है लूणी नदी को। किस नदी को कहेंगे हम, लूणी नदी को जो है वो मरुस्थल की क्या कहेंगे हम, बोल सकते हैं मरुस्थल की नदी जो है ना। मरुस्थल की गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है, उसको हम कहेंगे वो कौन हो जाएगी, लूणी नदी हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना है। हम सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की। ठीक है, मैं मुख्य मुख्य आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक नदी दे रखी है घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी के अगर उद्गम की अगर हम बात कर लें, है ना, किसकी बात कर लें, अगर हम बात कर लें घग्गर नदी के उद्गम की, तो इसका उद्गम होता है हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों से जो है ना। हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी जो है, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, शिवालिक की पहाड़ी से उद्गम होता है ना। पहाड़ी से क्या होता है, उद्गम होता है भाई। ठीक है, और ये राजस्थान में बताते हैं हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से राजस्थान में क्या कर जाती है, टिब्बी तहसील से जो है वो राजस्थान में क्या करती है भाई, घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर मैं इतिहास की दृष्टि से देखूं, इसी घग्गर नदी के पास में जो है वो बताया जाता है आपकी एक कालीबंगा सभ्यता स्थित है ना। इसी के पास में बताया जाता है कि एक रंगमहल सभ्यता विकसित थी, और इसी के पास में बताया जाता है कि इसी नदी के किनारे जो है पीलीबंगा सभ्यता भी विकसित थी ना। ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा जाता है, और कालीबंगा से बहुत बार प्रश्न पेपर में बनता है। ठीक है, बताया जाता है कि जब वर्षा अधिक हो जाती है, वर्षा की जब अधिकता होती है, तब इस घग्गर नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान के कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, है ना। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जो है इसका पानी चला जाता है। फिर अगर हम बात करें, जैसे घग्गर नदी जो है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है ना। इसके अन्य नाम अगर हम बात कर लें, इसको बताया जाता है सोतर नदी भी बोलते हैं, है ना। सोतर नदी भी कहते हैं इसे, जो है वो कहा जाता है कि हकरा नदी के नाम से भी जाना, हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेवफा भी बोलते हैं, इसे नट नदी के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे मृत नदी भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है, और इसे नदी तमो के नाम से भी जाना जाता है, नदी तमो, है ना, नदी तमो के नाम से भी जाना जाता है। ये बात अच्छी तरीके से। और आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखें, है ना, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखें तो ये सबसे लंबी नदी आती है अभी। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी, सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी की मैं बात कर लूं तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो मैं कहूंगा कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी, है ना। कौन सी नदी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी। अगर हम बात कर ले मरुस्थल की जो गंगा है वो किसे कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा जो है वो लूणी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लूणी नदी को कहा जाता है। देखो एक चीज और याद में रखनी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ ना, आप थोड़ा ध्यान में रखें। अगर हमसे जीवन रेखा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, जीवन रेखा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, है ना, राजस्थान की जीवन रेखा जो है वो किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे राजस्थान की जीवन रेखा जो है वो इंदिरा गांधी लिफ्ट है, इंदिरा गांधी नहर जो है इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है भाई, जीवन रेखा कहा जाता है।
वहीं अगर हम बात कर लें जोधपुर की जीवन रेखा जो है वो किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो है इसे जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें बीकानेर की जीवन रेखा जो है लूणकरणसर लिफ्ट नहर को भी कहा जाता है। गंगानगर की जीवन रेखा जो है वो गंग नहर को कहा जाता है। और जयपुर की जीवन रेखा जो है वो द्रव्यवती नदी को कहा जाता है। और राजसमंद की जीवन रेखा जो है वो नंद समंद बांध को कहा जाता है। ब्यावर की जीवन रेखा जो है वो नारायण सागर बांध को बोलते हैं। और भरतपुर की जीवन रेखा की अगर हम बात कर लें तो मोती झील जो है इसे भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात अच्छी तरीके से याद में रखनी है ना। इंदिरा गांधी नहर जो है इसे क्या कहेंगे हम, इसे राजस्थान की जो है वो जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, लूणी आपको याद में रखना है अच्छे तरीके से। क्या याद में रखेंगे हम, लूणी नदी को अच्छे तरीके से याद में रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमें क्या कहती है, पहले प्रश्न का उत्तर हमारा लूणी नदी होगा। प्रश्न संख्या हमें 2 क्या कह रही है, देखो प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 2 हमें ये कह रही है, देखिए निम्न में से गलत कथन कौन सा है ना, निम्न में से गलत कथन कौन सा ये बताना है भाई। निम्न में से गलत कथन कौन सा है, कर्क रेखा 21 जून, मकर रेखा 22 दिसंबर और विषुवत रेखा 21 मार्च, जीएमटी 23 सितंबर, है ना। चलो देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए अगर मैं बात करूं एक चीज आप समझे फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमारा ये पृथ्वी का भाग है ना, ये हमारा पृथ्वी का भाग है, ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे 2 3, जैसे एक तो होती है बिल्कुल 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना, विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें एक रेखा हो जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना, जिसे हम कहते हैं किस नाम से जाने जाता है, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के। और वहीं अगर हम बात करें एक रेखा आ जाती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। और इस रेखा को जो है वो जाना जाता है किस नाम से, इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है मकर रेखा के नाम से। अब हमारी प्रश्न जो हमारा ये था, प्रश्न क्या था, देखिए प्रश्न यही था ना, कर्क रेखा 21 जून है, मकर रेखा 22 दिसंबर है, विषुवत रेखा 21 मार्च है और जीएमटी 23 सितंबर है। प्रश्न हमारा ये था ना। चलो अब इधर मेरी बात को ध्यान से समझना, और हम बात करें सबसे पहले कि सूर्य जो है, प्रश्न बनता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है ना, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य होता है 21 जून को। कब होता है, 21 जून को, है ना। यहां अगर हम बात कर ले 21 जून, ठीक है, 21 जून के बाद हम बात करें जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखनी है ना, 3 3 महीनों है, 3 3 का गैप लेकर चलना है। जैसे जून हो गया, जून जुलाई अगस्त, है ना, जून है, जून को छोड़ दो चाहिए, या काउंट करोगे तो आगे सितंबर को साथ में नहीं गिनना, ठीक है, या जून को छोड़ दो, जुलाई से शुरू करो, जुलाई अगस्त और सितंबर, है ना। हम बोलेंगे यहां जो है वापिस इस स्थिति में सूर्य जब, एक चीज और ध्यान में रखनी है, पहले ये चीज समझ लो, बाद में एक चीज और बताऊंगा आपको। सूर्य 21 जून के बाद में किस दिशा की ओर घूमना शुरू हो जाता है, दक्षिणायन में गति शुरू कर देता है ना, दक्षिण की ओर आ जाता है। और चलते चलते जब 21 या 23 सितंबर जब आती है तब सूर्य किस दिशा पर होता है, 23 सितंबर जब आती है ना, या हाँ 23 सितंबर जब आती है तब सूर्य किस रेखा पर होता है, 23 सितंबर या 23 मार्च कोई आएगी ऐसी तारीख, तब सूर्य किस रेखा पर होगा, 23 सितंबर या 23 मार्च की स्थिति जो होगी, या है कभी कभार पेपर में 21 मार्च वाला भी सीन देखने को मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। 23 सितंबर और 23 मार्च का जो होगा ये किस रेखा पर होगा, ये होगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, ठीक है। वहीं फिर यहां से 23 मार्च से आगे चालू करो, 23 मार्च से हम चलेंगे, है ना, सॉरी 23 सितंबर से चलना है, मार्च से नहीं चलना है, ठीक है। मार्च वापस घूम के आएगी स्थिति यही, लेकिन एक बार 23 सितंबर से चलना है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर कौन सा आ जाएगा, दिसंबर, है ना। तो हम बात करेंगे 22 दिसंबर जब आएगी, 22
दिसंबर जब आएगी तो सूर्य किस रेखा पर होगा? 22 दिसंबर को सूर्य होगा मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को किस रेखा पर होगा? मकर रेखा पर होगा। और यहां से पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण सूर्य वापिस गति करना शुरू कर देता है। किस दिशा की ओर? सूर्य फिर यहां से जो है वो उत्तरायण की ओर शुरू कर देता है ना। अब 22 दिसंबर से हम चालू करेंगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च, फिर वापस तारीख कौन सी आ जाएगी आपकी? 23 मार्च, है ना। तो हम कहेंगे 23 सितंबर या 23 मार्च जो है ये तारीख तो रहेगी किसके ऊपर? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर रहेगा सूर्य। कर्क रेखा पर रहेगा 21 जून को। मकर रेखा पर कब रहेगा? मकर रेखा पर रहेगा आपका 22 दिसंबर को। 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है ना। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन रात क्या होती है भाई? रात छोटी होती है ना। रात क्या होती है? छोटी होती है। और यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है कि रात तो क्या हो जाती है? इधर हम बात करें रात बड़ी होती है और दिन क्या होता है? दिन छोटा हो जाता है। सबसे बड़ी रात किस दिन होती है? तो हम कहेंगे 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और दिन छोटा होता है 22 दिसंबर को। वहीं अगर हम बात कर ले कर्क रेखा जो है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जिस दिन दिन बड़ा होता है और रात जो है वो क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि जब सूर्य उत्तर की ओर गति करता है, सूर्य उत्तर की ओर गति करता है, तब इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम कहेंगे उत्तरायण, है ना। क्या कहेंगे हम इस स्थिति को? इस स्थिति को हम कहेंगे उत्तरायण कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? उत्तरायण कहेंगे। ठीक है। और जब सूर्य किस दिशा की ओर? जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गति करेगा तब हम कहेंगे उसको क्या? तब हम कहेंगे उसको दक्षिणायन। क्या कहेंगे? दक्षिणायन कहेंगे। और यही चीज आप दोबारा यहां समझ सकते हैं। ये सेम आपका जो है फंडा यहां आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीधा सा 23 सितंबर, कई बार 21 मार्च भी आ जाता है। कई बार पेपर में एग्जैक्ट में तारीख हम देखें तो 21 मार्च है ना, लेकिन कई बार 23 मार्च भी पेपर में देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब ये देख लीजिए भाई, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर होगा? तो हम कहेंगे 21 जून को सूर्य जो होगा वो आपका किस रेखा पर होगा? 21 जून को सूर्य होगा कर्क रेखा पर। किस रेखा पर होगा? कर्क रेखा पर, है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है इस दिन सूर्य किस रेखा पर होगा? इस दिन हम कहेंगे सूर्य जो है विषुवत रेखा पर होगा या भूमध्य रेखा पर होगा। और अगर मैं बात कर लूं 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर होगा, तो मैं कहूंगा 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर होगा। किस रेखा पर होगा? मकर रेखा पर होगा। अब वापिस आ जाइए इस प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न जो है, इतनी चीज अगर आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो मैं कहूंगा इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से निकाल लोगे भी। कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है कर्क रेखा पर सूर्य? कर्क रेखा पर सूर्य होता है 21 जून को, है ना। कब होता है? 21 जून को। मकर रेखा पर हमने पढ़ा था 22 दिसंबर और विषुवत रेखा पर या तो होगा 21 मार्च या होगा 23 सितंबर। ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा, तो हम कहेंगे जीएमटी 23 सितंबर। 4 नंबर ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। बताओ मेरी बात इतनी समझ में आ गई क्या? अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आपने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी किया होगा। प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है। चलो, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 3 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न हमें ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा जो है वो किस मानसून से होती है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है भाई। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है? जल्दी से उत्तर दे दें भाई। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है? राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है भाई? बता दीजिए भाई। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है ना। प्रश्न हमारा ये है। देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम जो वर्षा है ना हमारा, हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो वर्षा है वो किस मानसून से होती है ना। राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम वर्षा, एक तो मानसून जो है ना 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो हम पढ़ते हैं कि अरब सागरीय मानसून, है ना। एक तो कौन सा मानसून? एक अरब सागरीय मानसून। और अगर हम बात करें एक मानसून हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून, है ना। बंगाल की खाड़ी का मानसून, खाड़ी का मानसून। ठीक है। और
अब ये मत समझना कि गुरुजी राजस्थान के अंदर ये चीजें भी अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के इधर, देखो भारत के मैप के अंदर देखेंगे तो ये दोनों स्थितियां हमें इसी प्रकार देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कौन सा मानसून जो है वो वर्षा करता है। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो मानसून होता है ना, वो आपको या तो देखने को मिलेगा अरब सागरीय मानसून। कौन सा मानसून देखने को मिलेगा ऑप्शन में? या तो आपको अरब सागरीय मानसून देखने को मिल सकता है, या आपको देखने को मिल सकता है इधर दिशा कौन सी है, दक्षिणी है, इधर कौन सी है, पश्चिमी है। तो इधर से जो मानसून प्रवेश होगा इस मानसून को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो सर्वाधिक वर्षा, सर्वप्रथम जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या मैं कहूं अरब सागरीय मानसून से होगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या मैं कहूं अरब सागरीय मानसून से होगी, है ना। सर्वाधिक वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है भी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्न कारकों में से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। पहले अपने ये देख लेते हैं, भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण, वायुमंडलीय संचरण। केवल 2 व 3 या 1 2 3 व 4, है ना। जल्दी से बता दीजिए भाई, बता दीजिए भाई। राजस्थान में राजस्थान की जलवायु की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमुख जिम्मेदार गुरुजी कारक कौन कौन से, है ना। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो देखो। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, है ना। देखो अगर हम बात करें जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हमारे कौन कौन से होंगे, उनके संदर्भ में अगर हम बात कर लें, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। देखो एक तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में हम बात करें, एक तो आपका अक्षांशीय स्थिति जो है, कौन सी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति जो है ये भी प्रभावित करेगी। फिर अगर हम बात कर ले समुद्र तल से दूरी जो है ना, समुद्र तल से दूरी जो है ये भी हमें प्रभावित करेगी, है ना। वनस्पतियां जो है, वनस्पति तत्व जो है वो भी हमें प्रभावित करेंगे जलवायु को, है ना। वनस्पति तत्व भी प्रभावित करेंगे, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करेगी। अगर हम बात करें समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करेगी, है ना। और इसके अलावा मैं देखूं तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति जो है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, माला की स्थिति ये भी आपको कहूं तो मैं प्रभावित करेगी, है ना। ये सीधे सीधे से। अच्छा इसके अलावा और भी आप लिखना चाहें, मृदा की संरचना भी प्रभावित करेगी, मृदा की संरचना भी प्रभावित करेगी, है ना। अब हम इस प्रश्न की ओर देखें तो क्या कह रहा है कि भौगोलिक अवस्थिति, है ना, भौगोलिक स्थिति भी तो प्रभावित करेगी, ठीक है। समुद्र से दूरी और उच्चावच लक्षण, वायुमंडलीय संचरण, ये चारों के चारों जो है कारक वो जलवायु को क्या करने वाले हैं भाई? जलवायु को प्रभावित करते हैं ना। जलवायु की परिस्थिति के जिम्मेदार हैं, जलवायु की परिस्थिति के जिम्मेदार हैं, परिस्थिति के जिम्मेदार हैं कौन कौन से? तो हम कहेंगे भौगोलिक स्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण, वायुमंडलीय संचरण, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1 2 3 व 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, देखो। ये हमारा 5 नंबर प्रश्न आ गया भाई। निम्न में से कौन सा असुमेलित कौन सा, ये बताना है। निम्न में से असुमेलित कौन सा है ये बताना है भाई, जल्दी से बता दीजिए। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दें, निम्न में से कौन सा असुमेलित है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है ना, असुमेलित है ये बताना है। देखो हम बात करें असुमेलित कौन सा है, ठीक है। निम्न में से असुमेलित हमसे पूछा है, हम बता देंगे असुमेलित हमसे पूछा है ना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम बात देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं, फिर हम आगे बात इनके संदर्भ में हम जो करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो
इन्होंने जो भाग बांटे थे वो कौन कौन से, 4 भाग थे। एक था AW, एक था BWHW, एक था BSHW और एक भाग था कौन सा, CWG, है ना। एक भाग कौन सा था भाई, एक भाग था CWG, ठीक है। AW के अंदर कौन कौन से भाग आएंगे, AW के अंदर जो है उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है। ये भाग किस में आएगा, ये आएगा आपका AW के अंदर। किस में आएगा, AW के अंदर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें BWHW के अंदर जो है वो आएंगे कौन कौन से, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय वाला भाग जो है ना वो किस में आएगा, वो आएगा आपका BWHW के अंदर। वहीं अगर हम बात कर लेंगे BSHW में, अर्ध शुष्क या स्टेपी जो है जलवायु प्रदेश में, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, ये भाग इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब और CWG के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, CWG के अंदर हम बात करेंगे तो ये आपके CWG के अंदर आ जाएगा, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है। ये किसके भाग हो जाएंगे, ये भाग हो जाएंगे CWG के, है ना। और इधर BWHW के भाग कौन से हो जाएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर वाला जो भाग है ये भाग किस में आएगा, ये BWHW के अंदर आ जाएगा। BSHW में मध्यवर्ती जो है बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, है ना, और ये भाग इसके अंदर आ जाएगा। AW में ये याद में रखना है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये मैप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैप अगर समझ लिए तो अब इस प्रश्न का उत्तर भी हम देख लेंगे। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है ना, असुमेलित कौन सा है ये बताना है। AW के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का भाग आता है। AW में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का भाग आता है। पुनः दोबारा देखेंगे AW में कौन कौन से भाग आएंगे। AW के अंदर उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और झालावाड़ वाला भाग आएगा। मतलब ये प्रश्न ऑप्शन जो है AW वाला हमारा भाग गलत हो रहा है ना। BWHW के अंदर क्या हमारा जैसलमेर और जोधपुर आ रहा है, तो हम बात कहेंगे जैसलमेर है, जोधपुर का ये भाग है ना जो, है ना, ये भी आपका किस में आएगा, BWHW के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें BSHW में नागौर, पाली, बाड़मेर वाला हिस्सा आता है क्या, तो हम देखेंगे नागौर, बाड़मेर है, पाली है, नागौर है, तो ये भाग किस में आ जाएगा, BSHW के अंदर आ जाएगा। CWG में उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद का भाग, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद का भाग, ये देख लो भी, उदयपुर का कुछ हिस्सा आएगा थोड़ा, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ये भाग किसके अंदर आ जाएगा, CWG के अंदर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा एक नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। एक नंबर 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, AW जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, आर्द्र जलवायु प्रदेश जलोढ़ मृदा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश लाल काली मृदा, शुष्क जलवायु प्रदेश में रेतीली मृदा, या 4 नंबर उपयुक्त सभी भाई, या मैं बात कहूं 4 नंबर उपयुक्त सभी, है ना। जल्दी से बता दीजिए। तो हम कहेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी है, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उपार्द्र जलवायु प्रदेश में लाल काली मृदा है और शुष्क जलवायु प्रदेश में रेतीली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। चारों की चारों बातें जो है वो सही बैठ जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करें 7 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं है ना। निम्न में से कौन सा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं है, प्रश्न आपका ये है, निम्न में से कौन सा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं है भाई, ठीक है। अब दोबारा देखिए मेरे साथ, आइए। सबसे पहले अगर हम बात करें AW का कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या इधर AW का उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, मतलब A नंबर हमारा सही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें BWHW का उष्ण कटिबंधीय शुष्क, है ना, BWHW का क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, है ना। BWHW का क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो होगा ये हो जाएगा। और फिर हम बात करें BSHW का क्या होगा, BSH अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, है ना। BSHW का क्या होगा, तो मैं कहूंगा अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, न कि शुष्क जलवायु प्रदेश, है ना। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश जो है वो आपका भाग हो जाएगा किसमें,
BSHW के अंदर हम शामिल करेंगे, न कि शुष्क जलवायु प्रदेश को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। शुष्क जलवायु प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसके अंदर कौन सा आएगा, शुष्क मरुस्थलीय या जलवायु प्रदेश के अंदर BWHW का भाग आ जाएगा, लेकिन BSHW के अंदर शुष्क जलवायु प्रदेश नहीं होगा। और BSHW के अंदर कौन सा होगा, तो हम कहेंगे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश होगा। और CWG के अंदर हम बात करेंगे तो उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश भी आपका आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपके समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, राजस्थान की जलवायु के संबंध में असत्य कथन बताइए भी। राजस्थान की जलवायु के संबंध में असत्य कथन बताना है, असत्य कथन बताना है, जल्दी से बता दीजिए, है ना। चलो क्या कह रहा है कि यह शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और पश्चिमी चूरू जिले आते हैं। राजस्थान ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश में, यहाँ शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और पश्चिमी चूरू जिले शामिल किए जाते हैं। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 40 सेमी से लेकर 60 सेमी रहता है, जो कि गलत है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत है जो है वो 80 सेमी से लेकर 150 तक का रहता है ना। 80 से लेकर कितना, 150 सेमी तक का रहता है। ये बात अच्छे तरीके से आपको याद में रखनी है, 80 से लेकर 150 सेमी तक का रहता है। और फिर तीसरी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि उपार्द्र जलवायु प्रदेश का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 45 से 50 सेल्सियस और शीत ऋतु में 12 से कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर हम बात करें उपार्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर तापमान ग्रीष्म ऋतु में जो है वो 28 डिग्री से कितना रहेगा, 28 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक रहेगा, है ना। 28 से लेकर कितना रहेगा भाई, ग्रीष्म उपार्द्र जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल का तापमान जो है वो 28 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक का तापमान रहता है ना। ये बात सीधी सीधी सी याद में रखनी है। और शीत ऋतु के अंदर 12 से 18 या 180, है ना, 12 से 18 डिग्री या 180, आप नहीं 12 से 18 सीधा, 12 से डिग्री से 18 याद में रखना है, ठीक है। 2 नंबर स्टेटमेंट और 3 नंबर, 2 और तीनों की तीनों जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी भी, ठीक है। याद में रखना है 2 और तीनों जो है गलत हो जाएगी। कथन 2 व 3 क्या है, असत्य है। कथन 2 व 3 जो होंगे वो आपके क्या होंगे, असत्य होंगे, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस से निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्र के बीच में यह समझौता हुआ है। अगर इस समझौते की मैं बात करूं तो यह समझौता जो है भारत और जापान के बीच में हुआ है भाई। किसके बीच में है यह समझौता, यह समझौता जो है वो भारत और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, मैंने अभी बताया भी था। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। क्या अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है, मैंने बताया भी था कि अक्षांशीय स्थिति है, उच्चावच है, जलवायु है, समुद्र तल से दूरी नहीं कि कम दूरी, समुद्र तल से दूरी जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन समुद्र तल से कम दूरी जलवायु को प्रभावित नहीं करती। तो 4 नंबर आपका क्या है, प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो समुद्र तल से कम दूरी जो है ये जलवायु को प्रभावित नहीं करती। अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु भी प्रभावित करेगी और उच्चावच भी प्रभावित करेगा, लेकिन समुद्र तल से दूरी जरूर प्रभावित करती है, समुद्र तल से दूरी प्रभावित करती है, तल से दूरी प्रभावित करती है जलवायु को, लेकिन कम दूरी प्रभावित नहीं करेगी। तो ये बात अच्छी तरीके से आप याद में रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति कैसी है। अभी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति कैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, है ना। देखो अरावली पर्वतमाला की स्थिति जो है ना, अरावली पर्वतमाला की अगर स्थिति की अगर हम बात कर लें तो अरावली पर्वतमाला कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ही तो है। अच्छा, अरावली के समांतर गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है,
अरावली के समांतर गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो हम कहेंगे अरावली के समांतर 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है, 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है ना। अरावली जो है एक वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम याद में रखना है ना, पर्वतमाला है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें इसकी स्थिति की, तो मूल रूप से इसकी स्थिति जो है वो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, और इधर हम बात कर रहे हैं पूर्व, और इधर हो जाएगा उत्तर, है ना। मूल रूप से इसकी जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से लेकर, दक्षिण और पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर क्या हो जाएगा? इसका विस्तार हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। वैसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, लेकिन एग्जैक्ट में जो इसका सही उत्तर है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर याद में रखना है ना। आरपीएससी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानती है, ये बात याद में रखनी है अपने को, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। ये याद में हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। बताओ भाई, याद हो जाएगा क्या? याद हो जाना चाहिए, है ना। चलें फिर आगे वाले प्रश्न पर बढ़े। राजस्थान में औसत वर्षा मानी जाती है, राजस्थान में औसत वर्षा मानी जाती है भाई कितनी? राजस्थान में औसत वर्षा मानी जाती है 57 सेंटीमीटर, 50 या 80 या 65, है ना। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी मानी जाती है? जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान के अंदर अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा कितनी है? 57 सेंटीमीटर मानी जाती है, 57 सेमी, है ना। कितनी सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, 57 सेमी याद में रखना है, ठीक है। निम्न में से मरुस्थल प्रदेश में वर्षा होती है 75 सेमी से कम, 50 से कम, या 25 सेमी से 50 सेमी तक, है ना। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर वर्षा होती है भाई, मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा होती है 75 सेमी से कम, 50 से कम, या हम बात करें 25 सेमी से 50 सेमी तक, है ना। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें ना, मरुस्थलीय प्रदेश में देखो, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, जैसे ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है ना, ये राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग हो गया, ठीक है, इधर वाला। 25 सेमी वर्षा रेखा जो है ना, वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट देती है। एक तो कौन सा है? एक तो प्रदेश है शुष्क प्रदेश, और एक कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश। एक अर्ध शुष्क के अंदर बांट देती है, एक शुष्क प्रदेश है। प्रश्न बहुत बार बना हुआ है कि 25 मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी? तो हम कहेंगे 25 सेमी वर्षा रेखा जो है वो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। वहीं 50 सेमी वर्षा रेखा जो है वो अरावली के समांतर गुजरती है। अरावली के समांतर गुजरने वाली कौन सी? 50 सेमी वर्षा रेखा, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। किसको? राजस्थान को दो भागों में बांटती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कौन सी वर्षा रेखा? तो हम बात कहेंगे 50 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है। 75 सेमी से कम होती है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, हम बात करें 75 सेमी से कम वर्षा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और अगर हम बात करें 50 से भी कम, 25 सेमी से 50 सेमी तक भी वर्षा, है ना। हम कहें तो चारों की चारों बातें जो है वो सही बैठ रही है ना, उपयुक्त सभी सत्य भी हैं, ठीक है। 75 से कम है, 50 हो रही है, 50 सेमी तक की वर्षा, 75 से तो कम है, ठीक है। और 50 से भी कम होती है कभी कभार तो, और 25 सेमी से 50 सेमी तक की जो एवरेजेड रहती है, ठीक है। सीधा सा याद में रखना है। हाँ, ये प्रश्न याद में रख लेना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो हम कहेंगे 25 सेमी वर्षा रेखा है। और वहीं अगर हम बात कर लें राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है? तो हम कहेंगे राजस्थान को 50 सेमी वर्षा रेखा जो है वो दो भागों में बांटती है। और अरावली के समांतर गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वो 50 सेमी वर्षा रेखा हो जाएगी, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? वायुमंडल की अल्पकालीन दशा क्या कहलाती है? देखो, वायुमंडल जो है, वायुमंडल में सीधा सीधा सा प्रश्न, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना, कि गुरुजी क्या होगा, अल्पकालीन दशा क्या कहलाती है वायुमंडल की, और दीर्घकालीन दशा क्या कहलाती है? अल्पकालीन दशा और दीर्घकालीन दशा।
अल्पकालीन में देखो दो चीज याद में रख लेना, एक तो मौसम और एक जलवायु, है ना, सीधा से याद में रखना। मौसम जो बदलता रहता है कुछ समय के बाद, है ना, बदलना जाना है मौसम की तरह, ये सॉन्ग भी एक है ना। मौसम जो है ना ये कुछ समय के लिए हो सकता है 1 घंटे के अंदर चेंज हो जाए। अब भयंकर गर्मी पड़ रही है तो घंटे बाद में हो सकता है कि ठंड हो जाए, बारिश आ जाए, ठंड हो जाए, है ना, मौसम बदलता रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे वायुमंडल की जो अल्पकालीन थोड़े समय के लिए दशा होगी वो होगा मौसम। मौसम बदलता रहता है, लेकिन दीर्घकालीन दशा जलवायु बदलती जरूर है लेकिन कुछ महीनों बाद चेंज होती रहती है ना। तो जलवायु जो है ये वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा होगी, और वायुमंडल की अल्पकालीन दशा जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडल की अल्पकालीन दशा जो होगी वो मौसम कहलाएगी। तो प्रश्न क्या है, वायुमंडल की अल्पकालीन दशा क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे वायुमंडल की अल्पकालीन दशा क्या कहलाएगी, मौसम कहलाएगी। वहीं वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे जलवायु कहलाएगी। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमें, 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है भाई, मिला दीजिए जल्दी से ना, मिला दीजिए। राजस्थान में चलने वाली हवाओं के नाम को सुमेलित करना है। हवाओं के नाम को क्या करना है, सुमेलित करना है भाई। हवाओं के नाम को क्या करना है, सुमेलित करना है। जल्दी से कर दीजिए, शाबाश। शाबाश, जल्दी से मिला दीजिए भाई। चले, क्या सीन बैठेगा, है ना। देखो, दो तीन चीजें याद में रखनी है। अपन बोलते हैं कि डंफर चाल लगी, है ना, डंफर चाल लगी, सिली सिली हवा आ रही है, ठीक है। देखो, अगर हम बात करेंगे तवा हवा, है ना, कौन सी हवा, अगर हम बात कर लें तवा हवा की, तवा हवा में चलेगी आपकी ज्येष्ठ माह के अंदर। किस महीने में चलती है तवा हवा, तवा हवा चलती है आपकी ज्येष्ठ महीने के अंदर, ठीक है। ज्येष्ठ माह की जो गर्म हवा होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे तवा, ठीक है। तवा किस महीने में चलती है, ज्येष्ठ महीने की गर्म हवा जो होती है वो क्या कहलाएगी, तवा कहलाएगी। सिली जो हवा होगी ना, सिली हवा चलती है उत्तरी और पश्चिमी भाग से जो हवा चलती है इसको हम कहेंगे कौन सी हवा, इस सॉरी सिली बोलेंगे, पौष माह की ठंडी हवा। पौष माह की ठंडी हवा जो होगी, पौष माह की ठंडी हवा क्या कहलाएगी, तो पौष माह की ठंडी हवा कहलाएगी सिली हवा। क्या कहलाएगी, पौष माह की ठंडी हवा क्या कहलाएगी, तो सिली हवा कहलाएगी, ठीक है। तवा जेठ महीने में चलेगा। सूर्य जो है ना, सूर्य कहां से चलती है, उत्तर पश्चिम से चलने वाली जो हवा होगी ना, उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा जो होती है इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे सूर्य। उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा क्या कहलाएगी, सूर्य कहलाएगी। उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा जो है वो क्या कहलाएगी, वो सूर्य कहलाएगी, है ना। और फिर हम बात करें बची पीछे हमारे पास एक कौन सी, एक बच गई हमारे पास दूजी, और एक बच गई हमारे पास कौन सी, एक बच गई डाम्फर, है ना। एक तो बच गई कौन सी दूजी और एक बच गई हमारे पास कौन सी, डाम्फर। अच्छा बस, और मिला दीजिए जल्दी से, है ना। शाबाश। अच्छा, डाम्फर कब चलती है, देखो शीत महीना जब ठंड पड़ती है तब बोलते हैं ना कि डाम्फर चाल गई, ठंडी डाम्फर चाल गई, है ना, ठंडी डाम्फर। तो उत्तरी शीत लहर जो होगी इसको हम कहेंगे ठंडी डाम्फर। क्या कहेंगे, ठंडी डाम्फर। उत्तर से आने वाली जो हवा होगी इसको हम क्या कहेंगे, दूजी कहेंगे। उत्तर से आने वाली हवा होगी उसको क्या कहेंगे हम, दूजी कहेंगे, है ना। तो हम मिलान करें तो ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा 5, ठीक है। फिर हम बोले उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा जो है वो क्या कहलाएगी, सूर्या, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तवा क्या होगी, जेठ माह की गर्म हवा, ज्येष्ठ महीने की गर्म हवा जो होती है, सी का क्या होगा, 3 होगा। दूजी क्या होती है गुरुजी, उत्तर से चलने वाली, है ना, तो हम कहेंगे डी का क्या होगा, 2 होगा। और डाम्फर जो है वो किस महीने में चलती है, डाम्फर जो है वो मैं कहूं तो उत्तरी शीत लहर जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, डाम्फर कहेंगे। ई का क्या होगा, 1 होगा। ए 5, बी 4, सी 3, डी 2, है ना। ए 5, बी 4, सी 3। ए 5, बी 4,
C3 D2 E1, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। इसी प्रकार से देखो जैसे ये होता है ना, पूर्व से चलने वाली हवा जो होती है ना, एक अपने और बोलते थे उगुणी, उगुणी आथुणी, है ना, ये हवा भी बोलते हैं ना आथुणी, उत्तरादी, दिखनादी। जो हवा दक्षिण से चलेगी उसको दिखनादी बोलेंगे, पूर्व से चलने वाली पूर्वाई होती है ना आथुनी, है ना, या अगुणी, अगुणी किसको बोलेंगे, जिस तरफ सूर्य उगता है पूर्व से चलने वाली हवा जो होती है उसको उगुणी या अगुणी बोलते हैं। आथुनी पश्चिम से चलने वाली हवा होती है। ये बातें याद में रखनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहे हैं कि बजट घोषणा 2024-25 में, बजट घोषणा 2024-25 में जो है खंबा फोर्ट कहां बनाने की घोषणा की गई है ना। शाबाश। अच्छा एक प्रश्न रह गया मुझे लगता है, हाँ एक प्रश्न रह गया ना, ये रहा। कोपेन के जलवायु प्रदेशों में कौन सा शामिल नहीं है। कोपेन के जलवायु प्रदेश हमने पढ़ लिए बहुत बार, थोड़ा देख लेते हैं दोबारा। देखो ये भाग होगा किसमें, दक्षिणी राजस्थान वाला भाग जो है वो आएगा किसमें, AW के अंदर, है ना, AW में। और वहीं फिर हम बात कर ले कौन सा, एक हो जाएगा आपका BWHW, BWHW, फिर होगा एक कौन सा BSHW, BSHW, है ना। ये जो होगा पूर्वी राजस्थानी जो है, पूर्वी राजस्थानी, इसको हम शामिल करेंगे CWG में, है ना। CWG के अंदर पूर्वी राजस्थानी आएगा, न कि उत्तरी राजस्थान आएगा, तो हम कहेंगे CWG 2 नंबर हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बजट घोषणा 2024-25 में खांबा फोर्ट कहां बनाने की घोषणा की है। बजट 2024-25 के अंदर जो है खांबा फोर्ट कहां बनाने की घोषणा की है। खांबा फोर्ट बजट 2024-25 के अंदर जो है जैसलमेर में बनाने की क्या की गई है, घोषणा की है। जैसलमेर में बनाने की घोषणा की है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न हमें ये कह रहा है कि नेम कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है भाई, बिल्कुल सही है। 5वीं मंजिल पर युगम मूर्तियां हैं, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है और 8वीं मंजिल पर महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, गलत है ना। 4 नंबर स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, मीठे शाह की दरगाह कहां स्थित है ना। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, ये पूछा है हमें। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह जो अगर हम बात करें तो कहां हो जाएगी, किस किले के अंदर हो जाएगी। मीठे शाह की दरगाह हो जाएगी गागरोन दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग में हो जाएगी, गागरोन दुर्ग के अंदर हो जाएगी। एक प्रश्न बन सकता है, मेहरानगढ़ दुर्ग 1459 के अंदर, है ना, इसकी नींव रखी जाती है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया जाता है राव जोधा के द्वारा। आशीर्वाद दिया था किसने, करणी माता ने इसकी नींव रखवाई थी, है ना। करणी माता के आशीर्वाद से इसकी नींव रखी गई है और राजा राम भांबी को इस दुर्ग के अंदर जो है जिंदा चिनवाया गया था, ठीक है। ये बातें याद में रखनी। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से बगेरा का तोरण किस जिले में स्थित है ना। बगेरा का तोरण जो है, ये मैं कहूं तो बगेरा का तोरण जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा आपका, बगेरा का तोरण केकड़ी के अंदर है ना। ये जो है ना बगेरा का, ये केकड़ी के अंदर एक प्रसिद्ध स्तंभ है जो तोरण द्वार के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है भाई। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तोरण द्वार के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, केकड़ी के अंदर है। कहां हो जाएगा, केकड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, राजस्थान में राजस्थान के अंदर जहांगीर का महल कहां पर स्थित है ना। राजस्थान में जहांगीर का महल कहां पर स्थित है। जहांगीर के महल की अगर हम बात कर ले तो कहां हो जाएगा, पुष्कर के अंदर हो जाएगा। और अगर हम बात करें डीग जो है, डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, जल महलों की नगरी भी कहते हैं, है ना। और इसे फवारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, फवारों की नगरी भी कहा जाता है ना। ये याद में रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार कौन था। अगर हम बात करें 2.5 दिन के झोंपड़े का, है ना, 2.5 दिन के झोंपड़े का जो वास्तुकार था वो अबू वर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है, अबू वर्क को माना जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, गलत युगम चुनना है भाई, गलत युगम चुनना है, जल्दी से बता दीजिए, गलत युगम चुनना है।
जल्दी से बता दीजिए, गलत युग्म चुनना है ना। क्या क्या कह रहा है कि एक तो कह रहा है सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, और जसवंत थड़ा जोधपुर में, अर्थुना मंदिर, है ना, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश। अर्थुना मंदिर और त्रिपुरा सुंदरा मंदिर बांसवाड़ा, है ना। अगर हम बात करें अर्थुना मंदिर की, है ना, अर्थुना मंदिर आपका डूंगरपुर में नहीं है भाई, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं है। अर्थुना मंदिर जो है ये कहाँ है, अर्थुना मंदिर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ हो जाएगा, बांसवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, साधु गिरिधापति की छतरी कहां पर स्थित है भाई, साधु गिरिधापति की छतरी कहां पर स्थित है। अगर हम बात करें साधु गिरिधापति की छतरी की, तो इनकी छतरी कहां हो जाएगी, बीकानेर के अंदर हो जाएगी। कहां हो जाएगी, बीकानेर में। किल किला जमजमा नुसरत नामक प्राचीन जो तोपे हैं वो किस विख्यात दुर्ग के अंदर है ना। किल किला तोपे जो है, किल किला है, और अगर हम बात कर लें जमजमा है, नुसरत है, नाम है, नुसरत नामक प्राचीन तोपे जो है ये किसके अंदर हो जाएगी, तारागढ़ दुर्ग के अंदर हो जाएगी ना। प्रश्न बनता है एक जैसे 9 महल कहाँ है, एक जैसे 9 महल, है ना, एक जैसे 9 महल 9 पासवानों के लिए है ना, किस दुर्ग में है, नाहरगढ़ के अंदर है। चूरू का किला जो है इसमें बताया जाता है कि एक प्रश्न बनता है कहाँ के शासक जो हैं जिन्होंने बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो कौन सा हो जाएगा, चूरू का किला हो जाएगा, या चूरू के शासक। निम्न में से गलत बताना है अभी। 84 खंभों की छतरी कोटा, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, पाली वालों की छतरी जैसलमेर के अंदर, है ना। अगर हम बात करें 84 खंभों की छतरी कोटा में न होकर कहां है, 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है भाई। कहां है 84 खंभों की छतरी, बूंदी में है। यूनेस्को द्वारा जंतर मंत्र को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को द्वारा अगर हम बात करें जंतर मंत्र को विश्व धरोहर सूची के अंदर जो है 31 जुलाई 2010 को शामिल किया गया था ना, 31 जुलाई 2010 को शामिल किया गया था। कब किया गया, 31 जुलाई वर्ष 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा जंतर मंत्र को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया था, है ना। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जो है वो कहाँ है, इसी जंतर मंत्र के अंदर है भाई। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जो है, सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जो है वो किस में है, जंतर मंत्र के अंदर है सूर्य घड़ी, है ना। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल, विश्व का तो ये 31वीं धरोहर है, विश्व की तो कौन सी है, 31वीं धरोहर है। और राजस्थान की ये प्रथम धरोहर है ना, राजस्थान की प्रथम धरोहर है, राजस्थान की प्रथम धरोहर है, ये याद में रखें। ठीक है, वर्ष 2010 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य जारी रहा लगभग कितने वर्षों तक माना जाता है, कहा जाता है कि लगभग जो 1845 और लगभग 1937 तक इसका निर्माण बताते पूर्ण हो गया, तो लगभग 90 वर्ष तक का जो है वो इसका निर्माण कार्य चलता रहा। कितने वर्ष तक, 90 वर्ष तक भाई। लोहागढ़ किला अब स्थित है ना, लोहागढ़ किला कहाँ है, तो लोहागढ़ किले की अगर हम बात कर लें कहाँ हो जाएगा, लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर हो जाएगा। एक जैसे 9 महल किस किले की विशेषता है, अभी मैंने बताया था एक जैसे 9 महल जो है ना, नाहरगढ़ किले की विशेषता हो जाएगी। किस किले की विशेषता हो जाएगी, नाहरगढ़ किले की विशेषता हो जाएगी। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यता प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है, विकास जो है व्यक्ति के अंदर नवीन विशेषता तथा योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका हो जाएगा, ये बात हरलोक के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है, हरलोक के द्वारा कही गई है। मानव विकास होता है मात्रात्मक या गुणात्मक, है ना, मानव विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है। देखो विकास जो होगा ना, विकास जो होगा ये आप हम बात करें मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा, मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। वहीं अगर हम अभिवृद्धि या वृद्धि की बात कर लें, अभिवृद्धि की बात कर लें, अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक, गुणात्मक और संख्यात्मक होगी, है ना, मात्रात्मक, गुणात्मक और क्या होगी, संख्यात्मक होगी। तो विकास की बात हो रही है, विकास गुणात्मक भी होगा और विकास मात्रात्मक भी होगा। 1 व 2 दोनों क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, विकास है एकीकृत प्रक्रिया है या
स्तत प्रक्रिया है, या दर से समरूपता है, या विशिष्ट से सामान्य की हो रहे विकास की अगर हम बात कर ले, विकास एक स्तत प्रक्रिया है। विकास कैसा है? विकास एक स्तत प्रक्रिया है ना। अब ये क्या कह रहा है कि तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है ना। हम कहें तो विकास व्यक्ति के अंदर तब होगा, विकास व्यक्ति में तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है? ये विकास हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमें अच्छे तरीके से याद में रखना है, ठीक है। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम की ओर अनुसरण करता है? बाहर से भीतर की ओर, शीर्ष पदीय की ओर, एक पार्श्वीय या विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान जो होगा, विकास का प्रतिमान जो होगा वो बाहर से भीतर की ओर होगा भाई, बाहर से भीतर की ओर होगा। याद में रखें। सामाजिक रचनावाद से संबंधित है, सामाजिक रचनावाद से संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए ना। सामाजिक रचनावाद से संबंधित है भाई, सामाजिक रचनावाद से संबंधित, जल्दी से बता दीजिए। देखो, एक तो इन्होंने है, एक है भाषा विचार संबंध, है ना। एक है जड़ पीढ़ी, है ना। और उसके अलावा मैं बात करूं तो एक हो जाएगा सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, है ना। एक हो जाएगा सामाजिक अंत क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत और सामाजिक अंत क्रिया का सिद्धांत, ये 2 और हो जाएंगे। एक तो सामाजिक अंत क्रिया का सिद्धांत, अंत क्रिया का सिद्धांत। एक हो जाएगा सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, है ना। ये चारों की चारों जो बातें हैं, ये चारों के चारों सिद्धांत जो हैं, ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए थे। जड़ पीढ़ी की अवधारणा, है ना, भाषा विचार संबंध और सामाजिक अंतर्क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत, है ना। वाइगोत्स्की को जो है वो बताया जाता है कि सामाजिक रचनावादी के नाम से भी जाना जाता है ना। सामाजिक रचनावादी भी कहते हैं इनको, सामाजिक रचनावादी भी कहा जाता है। और इनका सिद्धांत जो है वो सामाजिक रचनावाद के नाम से जाना जाता है ना। सामाजिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है इनका सिद्धांत। तो 1 नंबर हमें अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जड़ पीढ़ी की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? ये अभी मैंने बता दिया। जड़ पीढ़ी है, भाषा विचार संबंध है, सामाजिक अंतर्क्रिया है ना, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, ये सारे के सारे सिद्धांत किसने दिए थे? ये सारे के सारे सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए थे, है ना। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाएगी? जब कोई विद्यार्थी, उसकी कोई समस्या है या उस समस्या, है ना, अधिगम और समस्या समाधान हेतु कोई दी जाने वाली सहायता होती है, उसे स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहें तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। या आपको ऑप्शन के अंदर स्कैफोल्डिंग देखने को मिलेगा, या आपको देखने को मिल सकता है मचान। क्या देखने को मिल सकता है? मचान देखने को मिल सकता है कि किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु उसकी अगर हम सहायता कर रहे हैं, दी जाने वाली जो सहायता होगी उसको हम क्या कहेंगे? या तो हम उसको मचान कहेंगे, या हम उसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? या तो मचान कहेंगे या हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है, अभी तो इससे पहले उत्पन्न भी होती है। भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है, इससे पहले भी उत्पन्न होती है। ये बात कही थी किसने? ये बात वाइगोत्स्की के द्वारा कही गई है भाई। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, परिपक्व से, पुनर्बलन से, वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। भाई जल्दी से बता दीजिए, है ना। देखो वाइगोत्स्की क्या कहता है? वाइगोत्स्की ये कहता है कि जो बालक है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार ये कहता है, वाइगोत्स्की का कहता है ये बात है कि बालक जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा सीखते हैं।
सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा सीखते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है वाइगोत्स्की। तो हम कहेंगे है ना, वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके जो है वो बालक सीखता है। ये बात किसने कही? ये बात वाइगोत्स्की ने कही थी। ये बात अच्छी तरीके से आपको याद में रखनी है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, नैतिक कारक होता है, शारीरिक होता है, अनुवांशिक होता है ना। मैंने अभी बताया ना कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है, बच्चा जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया से सीखता है ना। बच्चा जो है किससे सीखता है? सर्वाधिक सामाजिक अंतरक्रिया से सीखता है। तो मैं कहूंगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होगा वो कौन सा होगा? वो सामाजिक होगा। भाई कैसा कारक होगा? सामाजिक होगा। ठीक है। प्रताप की मृत्यु के समाचार के समय, है ना, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय और समाचार के समय अकबर के दरबार में उपस्थित किस चारण ने प्रताप की मृत्यु पर 56 का वांचन किया था? जब प्रताप की मृत्यु हो गई थी उसके समाचार के समय अकबर के दरबार के अंदर 56 का जो वांचन करते हैं वो दुर्सा आडा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दुर्सा आडा के द्वारा किया गया था। मेवाड़ में किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे भी? है ना, 4 गांव अनुदान दिए थे। महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे। ये 4 गांव जो है जगत सिंह द्वितीय के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जो है वो 4 गांव अनुदान में दिए गए थे। आप अच्छे तरीके से याद में रख लें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को किस गांव की जागीर दी थी? इन्हें जो है मैं बात कहूं तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह ने जो है वीर दुर्गादास राठौड़ को एक तो रामपुरा की और एक विजयपुर की जागीर दी थी भी। एक तो रामपुरा की और एक विजयपुर की जागीर दी थी। दोनों की दोनों बातें जो है 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो मैं बात कहूं वीर दुर्गादास राठौड़ जो थे, है ना, बाबो कैर पुकारती जाणु नी उनरो भेष, कारण नी निज नैन स्यू देखियो नी दुर्गेश, है ना। सफियतु निसी ये बात कहती है इनके बारे में कि बाबो कहर पुकारती जाणु नी उनरो भेष, कारण नी निज नैन स्यू देखियो नी दुर्गेश। मैंने आज तक कभी वीर दुर्गादास राठौड़ को नहीं देखा है ना। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस जो है वो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा था। किसको कहता है ना? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा था, है ना। कहा भी जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ के संबंध में, ढोल बाजे चंग बाजे आची धमक नगारा री, आसे घर दुर्गो नी हो तो सुनत होती सारा री, है ना। ढोल बाजे चंग बाजे आची धमक नगारा री, आसे घर दुर्गो नी हो तो सुनत होती सारा री, है ना। वीर दुर्गादास राठौड़ को जो है वो क्या कहा जाता है ना, राठौड़ों का यूलिसेस कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ जो है वो कहा जाता है। ये याद में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें? किस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहकर संबोधित किया गया है? वीर विनोद की रचना है, कवि श्यामल दास की रचना है वीर विनोद, है ना। वीर विनोद रचना किसकी है? कवि श्यामल दास की है, कवि श्यामल दास की है। और नैनसी ख्यात मुहनो, तो नैनसी से संबंधित, है ना। और वहीं अगर हम बात करें किस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहकर पुकारा गया है? राय सिंह को जो राजेंद्र उपाधि दी गई थी, ये हमें इस बात का उल्लेख जो है वो करमचंद वंशो कीर्तनम जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर हमें देखने को मिलता है ना। 2 नंबर हमें अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी भाई? राजा जय सिंह को मिर्जा की जो उपाधि दी गई थी ये शाहजहां के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? राजा जय सिंह को मिर्जा की जो उपाधि है किसके द्वारा दी गई? तो हम कहेंगे किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति से संबंधित बताया है? हम बात करें चंद्रबरदाई का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना। इसके अंदर हमें अग्निकुंड सिद्धांत की पूर्णतः क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अग्निकुंड सिद्धांत की हमें क्या मिलती है? इसकी में जानकारी मिलती है। और इस सिद्धांत के अंदर जो है वो हमें याद में रखना है कितने? 4 जातियां, है ना। चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार और एक परमार, और एक याद में रखना है चालुक्य, और एक कौन सा? चौहान। ये 4 जातियां उत्पन्न अग्निकुंड सिद्धांत का सर्वप्रथम जानकारी हमें कौन सा देता है? चंद्रबरदाई। महत्वपूर्ण जानकारी इसी में मिलती है।
और अगर हम बात करें निम्न में से किसी इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति से संबंधित बताया है, तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है कर्नल जेम्स टोड कहता है भाई। कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। ठीक है। हरिश्चंद्र की राजधानी थी भाई, बता दीजिए हरिश्चंद्र की राजधानी। हरिश्चंद्र की अगर हम राजधानी की बात करें, हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। कौन सी थी? हरिश्चंद्र की राजधानी जो थी वो मंडोर याद में रखनी है। कौन सी याद में रखेंगे हम? मंडोर हमें अच्छे तरीके से याद में रखनी है। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापित शैली का नाम बताइए। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापित शैली का नाम कौन सा है? कौन सी शैली उस समय यानी कि मंदिरों के अंदर अधिक प्रयुक्त थी? तो मैं कहूंगा प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त जो मंदिर स्थापित शैली, वो शैली आपकी कौन सी हो जाएगी? वो शैली हो जाएगी महामारू शैली। कौन सी शैली? महामारू शैली। निम्न में से किस प्रतिहार ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके और मुंगेर पर कब्जा कर लिया था? किस शासक ने, है ना? तो मैं बात करूं किस प्रतिहार शासक की बात हो रही है जिसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके मुंगेर पर जो है अधिकार कर लेते हैं। प्रतिहारों का एक शासक था जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल पर अधिकार यानी कि आक्रमण करके और उनको पराजित करके जो है मुंगेर पर क्या कर लेते हैं भाई? कब्जा कर लेते हैं। नागभट्ट द्वितीय याद में रखना, नागभट्ट द्वितीय हमें याद में रखना है। मंडोर के प्रतिहार माने जाते थे ना, मंडोर के प्रतिहार पूछे, मंडोर के जो प्रतिहार थे प्यारे विद्यार्थी याद में रखना है, मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय कहलाते थे। क्या जाने जाते थे? किस नाम से? मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते थे। कैसे माने जाते थे? क्षत्रिय, है ना? अच्छा, शूद्रों का हम बात करें, शूद्रों का इतिहास किसने लिखा था गुरुजी? शूद्रों का इतिहास किसने लिखा था? ना, शूद्रों का इतिहास लिखा था R.S. शर्मा ने, है ना? और R.S. शर्मा ये कहते थे कि शूद्र जो है ना, इन शूद्र के अंदर हम बात करें आर्य भी शामिल हैं, इसमें आर्य भी शामिल हैं और अनार्य दोनों हम शामिल करेंगे। प्रश्न बन सकता है आपका शूद्रों का इतिहास किसने लिखा? तो हम कहेंगे R.S. शर्मा ने शूद्रों का इतिहास लिखा था और उन्होंने कहा कि शूद्र के अंदर आर्य जातियां भी शामिल होती थी और अनार्य जातियां भी शामिल होती थी। ठीक है, लेकिन मंडोर के प्रतिहार माने जाते थे क्या? तो हम कहेंगे क्षत्रिय माने जाते थे भाई। क्या माने जाते थे? क्षत्रिय। निम्न में से किसने समय को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित कर लिया था ना? किसने अपने को जो है वो नाडोल के अंदर बादशाह घोषित कर लिया गया था? जनवरी 1681 की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें जनवरी 1681 में अकबर ने जो है वो समय को नाडोल के अंदर क्या घोषित कर लिया था? अपना शासक जो है बादशाह जो है वो घोषित कर लिया गया था। ये बात अच्छे तरीके से याद में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ है? वर्ष 2005, वर्ष 1992, 2004 या हम बात करें 2003, है ना? 2003 के अंदर भाई बता दीजिए। देखो, अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना, अगर हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत, किस शिक्षा अभियान के तहत? सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है वो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, सॉरी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 के अंदर, जो कक्षा 1 से लेकर कहां तक थी? कक्षा 1 से लेकर 6 तक थी वर्ष 2005 की, सॉरी, कक्षा 6 से 8 तक, है ना? 1 से 6 नहीं, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक याद में रखना कस्तूरबा गांधी। और वहीं अगर हम बात कर ले समग्र शिक्षा अभियान के तहत, किस अभियान के तहत? वहीं अगर हम बात करें समग्र शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है वो इसकी शुरुआत होती है कब? वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 के अंदर। और ये कितनी कक्षा से लेकर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो है वो इन विद्यालयों की शुरुआत की गई थी, है ना? प्रश्न बन सकता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का कब प्रारंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान के तहत बताना है तो हम कहेंगे वर्ष 2005 के अंदर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक। और अगर हमें पूछ लिया जाए समग्र शिक्षा अभियान के तहत कब शुरुआत होती है तो हम कहेंगे वर्ष 2020-21 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और कक्षा 6 से लेकर और कक्षा कहां तक? 12 तक की बात हम इसके अंदर करेंगे, है ना? इतनी बातें समझ में आ गई अच्छी तरीके से? उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कालीबाई भील संबल योजना से संबंधित सही नहीं है, यह बताना है भाई, है ना? कालीबाई भील संबल योजना से संबंधित नहीं है, जल्दी से बता दीजिए।
क्या कह रहे हैं कि शुरुआत 19 नवंबर 2021 को हुई, बिल्कुल सही बात है। नाम परिवर्तन करके 20 अक्टूबर 2024 कर दिया गया ना, नाम परिवर्तन करके 20 नाम परिवर्तन कब किया गया? 20 अक्टूबर 2024 है ना। और इसका पहले नाम क्या था, है ना? इसका पहले अगर हम नाम बात करें, इसका पहले नाम था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, है ना। पहले नाम क्या था? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, महिला शक्ति उड़ान योजना। इसका नेम है, नाम परिवर्तन कर कर कब कर दिया गया? 20 अक्टूबर 2024 को, जो है कालीबाई भील संबल योजना। और नाडोल एजेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग है। लाभार्थी बालिका व महिला की आयु 10 से 10 है, 20 नहीं है, सॉरी 20 से नहीं होकर 10 से 45 वर्ष की है भाई। लाभार्थी बालिका और महिला की आयु कितनी? 20 वर्ष से नहीं होगी, 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो महिला और बालिका है, इनको लाभ इस योजना का मिलेगा, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर 2021 को होती है। और इसका नाम परिवर्तन करके 20 अक्टूबर 2024 को नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, कालीबाई भील संबल योजना कर दिया जाता है। इससे पहले इसका नाम जो था वो क्या था? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? पब्लिक स्कूल की विशेषता बताइए। पब्लिक स्कूल देखो क्या है ना, पब्लिक स्कूल आवासीय विद्यालय है, एक सुविधा युक्त है, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर क्या देगा? ध्यान देगा। तो मैं कहूं चारों की चारों जो बातें हैं वो एकदम आपकी सही बैठेगी। भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल कहां खोलने की घोषणा की गई है? भीलवाड़ा के अंदर फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा जो है वो हमीरगढ़ में की गई है। कहां की गई है? हमीरगढ़ के अंदर। और कुल कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की संभावना है राजस्थान के अंदर? राजस्थान में जो है ना, अगर हम बात करें बजट 2024-25 के तहत जो है फ्लाइंग स्कूल जो है वो कुल कितने खोले जाएंगे? 3 फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है बजट 2024-25 के तहत। जो है कितने फ्लाइंग स्कूल? तो हम कहेंगे बजट 2024-25 के तहत जो है 3 फ्लाइंग स्कूल खोलने की राजस्थान में घोषणा की गई है। खेल रत्न पुरस्कार में एक विद्यार्थी को दी जाने वाली राशि कितनी है? 51,000 रुपए है, या हम बात करें 52,000 रुपए है, या हम बात करें 53,000 रुपए है, या हम बात करें 54,000 रुपए है ना। खेल रत्न पुरस्कार में एक विद्यार्थी को दी जाने वाली जो हमारी राशि हो जाएगी वो राशि 51,000 रुपए हो जाएगी। कितने रुपए हो जाएगी? 51,000 रुपए, है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 60 हमें क्या कह रहे हैं? कला रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2017-18 में, वर्ष 2024-25 के अंदर, या वर्ष 2019-20 के अंदर? कला रत्न पुरस्कार की अगर हम बात कर लें, कला रत्न पुरस्कार की शुरुआत की जाती है, प्रारंभ जो किया गया वो वर्ष 2017-18 के अंदर किया गया था, है ना। ये प्रश्न देखो आ चुका है ना। राजस्थान में बजट 2024-25 में कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो मैं बात करूं फ्लाइंग स्कूल जो है राजस्थान में 3 फ्लाइंग स्कूल खोलने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। राजीव गांधी डिजिटल योजना का नोडल एजेंसी बताइए ना, राजीव गांधी डिजिटल योजना का बता दीजिए नोडल एजेंसी कौन सा है ना। इसकी जो प्रारंभ है वो वर्ष 2013-14 के अंदर किया जाता है। राजीव गांधी डिजिटल योजना का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2013-14 के अंदर इसका प्रारंभ किया जाता है। और इसका जो नोडल एजेंसी विभाग है वो कौन सा होगा? वो होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कौन सा होगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की घोषणा किस बजट में की गई है ना? किस बजट के अंदर की गई है? देखो बजट जो है 23-24, 19-20, 17-18 और 24-25, है ना। देखो अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की जो घोषणा की गई थी वो बजट 22-23 के अंदर की गई है। वैसे तो 22 और 23 के अंदर, लेकिन इसमें 23-24 हमें देर का, तो हम ये याद में रखना। ठीक है, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की घोषणा किस बजट में की गई? 2023-24 के अंदर, है ना। इसका जो विभाग है वो कौन सा है? विभाग होगा शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग होगा? शिक्षा विभाग होगा, है ना। विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग होगा। और इसमें कार्य जो है वो क्या है? तो हम कहेंगे अन्य राज्यों के परिचायक, अन्य राज्यों के परिचायक भ्रमण करवाना, जो इसका मुख्य रूप से क्या होगा इस योजना में? अन्य राज्यों का परिचायक रूप से क्या करवाया जाएगा? भ्रमण करवाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, है ना, प्रारंभ की गई थी कब? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब प्रारंभ की गई है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में अगर हम बात करें वर्ष 2017-18 के अंदर इसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2017-18 के अंदर इसका क्या किया जाता है? शुभारंभ किया जाता है। पालनहार योजना में
बालकों को प्रति माह दी जाने वाली राशि कितनी है ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पूछा है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली जो राशि है, बाल अनाथ श्रेणी बालकों को प्रति माह दी जाने वाली राशि कितनी है, तो अगर हम बात करें 1500 जो, तो वो तो हो जाएगी 1500 आरएस। तो 0 से लेकर 6 वर्ष के अगर बालक हैं उनको तो कितनी राशि दी जाएगी, उनको तो दी जाएगी भाई 1500, है ना। कितनी राशि दी जाएगी, 1500 दी जाएगी। और जो 6 से लेकर 18 वर्ष के हैं, 6 से लेकर 18 वर्ष के हैं, उनको कितनी राशि दी जाएगी, उनको राशि दी जाएगी 2500 रुपए। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 0 से लेकर 6 वर्ष का पूछा है, तो हम कहेंगे 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को, अनाथ श्रेणी के बालकों को प्रति माह दी जाने वाली राशि कितनी होगी, 1500 रुपए होगी। वहीं 6 से 18 वर्ष के बच्चों को कितनी दी जाएगी, तो हम कहेंगे 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह जो है वो अनुदान दिया जाएगा। 2500 रुपए अनुदान दिया जाएगा। और 8 फरवरी 2005 को जो है वो इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए दिया जाने वाले दूध की मात्रा होगी, हाँ दूध की मात्रा पूछिए भाई। 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है, स्कूली शिक्षा विभाग है ना। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को लिए दी जाने वाली दूध की मात्रा कितनी होगी, बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8 तक जो दूध की मात्रा दी जाएगी वो दी जाएगी 200 ml। कितनी, 200 ml। और अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को कितनी दी जाएगी, तो हम कहेंगे कितनी, 150 ml याद में रखनी है ना। कक्षा 1 से 5 तक कितनी दी जाएगी, 150 ml। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कितनी दी जाएगी, 200 ml याद में रखना है। कितना होगा, 200 ml हमें अच्छी तरीके से याद में रखना है। फिर आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 2024, या हम बात करें 1 अगस्त 2024, 1 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024 या 1 जुलाई 2024 को, है ना। अगर हम बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होती है 1 अगस्त 2024 को इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ वर्ष बताइए। 29 नवंबर 2022 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है ना। 29 नवंबर 2022 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। वर्ष 2022 आपको याद में रखना है। कौन सा याद में रखें, वर्ष 2022, है ना। सामाजिक अध्ययन की वस्तु को सर्वाधिक किस देश द्वारा पढ़ाया जाने लगा था, सामाजिक अध्ययन की वस्तु को सर्वाधिक जो है वो अगर हम बात करें यूएसए के द्वारा पढ़ाया जाना शुरू किया गया था, है ना। किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। एकीकृत उपागम किस विचारधारा से प्रभावित है ना, मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा से, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली से, या हम बात करें व्यवहारवाद से, या हम बात करें गेस्टाल्टवाद से। एकीकृत उपागम जो है वो एक गेस्टाल्टवाद की विचारधारा से क्या है भाई, प्रभावित है। ठीक है, एक कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, है ना। अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ आपकी रुचि अच्छी जुड़ी रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, है ना, बच्चों का संबंध आपके साथ जुड़ा रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे, उन बच्चों को बार बार प्रश्न पूछेंगे ताकि वो बच्चे आपकी ओर अट्रैक्टिव होते रहे, है ना। तो हम कहेंगे बार बार क्या करना, प्रश्न पूछना, बार बार क्या करना, प्रश्न पूछना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतीप गमन उपागम में प्रतीप गमन शब्द का सही अर्थ है ना। प्रतीप गमन उपागम में प्रतीप गमन शब्द का सही अर्थ है पीछे की ओर जाना, आगे की ओर जाना, लगातार अध्ययन करना, या उपयुक्त सभी। प्रतीप गमन उपागम के अंदर अगर हम बात करें, प्रतीप गमन शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा पीछे की ओर जाना। क्या होगा, पीछे की ओर जाना, है ना। सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, है ना, बता दीजिए जल्दी से। 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, है ना, जल्दी से। क्या बस देखो, यह मानव व्यवहार से संबंधित है, या विश्व की जागरूकता को विकसित करने के लिए, या देश को विकसित करने के लिए, या हम बात करें सामाजिक वातावरण की गहन सेवा को विकसित करने में मदद करता है। तो सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक वातावरण की गहन सेवा को विकसित करने के अंदर सामाजिक विज्ञान जो है हमें क्या करता है, मदद करता है ना। चक्रीय उपागम का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में कब और किसके द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करूं चक्रीय उपागम की जो प्रयोग की अगर हम बात कर लें सामाजिक विज्ञान के अंदर जो है
1890 के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? डेवी के द्वारा 1890 के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपागम सरल से जटिल शिक्षण सूत्रों को और शिक्षण पर जोर देता है ना? कौन सा उपागम भाई, है ना, सरल से जटिल शिक्षण सूत्रों की और शिक्षण पर जोर देता है? अगर मैं बात करूं सरल से जटिल सूत्रों की ओर, तो वो हो जाएगा कौन सा? सह केंद्रित उपागम हो जाएगा। कौन सा उपागम? सह केंद्रित उपागम हो जाएगा। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया? सीपीयू के 3 भाग होते हैं ना। सीपीयू देखो, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं, है ना। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर होता है एक CU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। एक होता है MU, MU यानी कि मेमोरी यूनिट। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो हम कहेंगे सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और हम बात करें कंट्रोल यूनिट, और एक हो जाएगा आपका कौन सा? मेमोरी यूनिट। ठीक है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा तैयार किया गया था? सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर तैयार हुआ था ना, वो इंटेल 4004 तैयार हुआ था भाई। सबसे पहले कौन सा? इंटेल 4004 याद में रखना है। ठीक है। कौन सा? इंटेल 4004। सब हैं सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं भाई। सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, सुपर कंप्यूटर के जो फादर हैं। अच्छा एक चीज और देखो, कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? कंप्यूटर के जनक जो है ना, वो चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, तो हम कहेंगे चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के जनक जो हैं, सुपर कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे आपके, सुपर कंप्यूटर के जनक जो हैं वो क्रे सेमूर को माना जाता है। किसको माना जाता है? क्रे सेमूर को, है ना। तो हम बात करेंगे क्रे सेमूर जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम असेंबली भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रथम असेंबली भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, है ना। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है भाई, जल्दी से उत्तर दे दो। प्रथम असेंबली भाषा का प्रयोग, अगर हम बात करें प्रथम असेंबली भाषा का आविष्कार जो है वो कैथरीन बूथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कैथरीन बूथ के द्वारा। बच्चों के लिए प्रयोग होने वाली प्रथम सांकेतिक भाषा कौन सी थी? बच्चों के लिए सर्वप्रथम प्रयोग होने वाली जो सांकेतिक भाषा थी वो थी कौन सी? लोगो भाई। कौन सी थी? लोगो, है ना। ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर जो है वो शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? अगर हम बात करें ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है, कौन सा? ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है, इस मंडल के अंदर हमें शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख होने का क्या मिलती है? जानकारी मिलती है ना। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है ना। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है? तो हम कहेंगे अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो कौन सा होगा? गोपथ हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? गोपथ हो जाएगा। फिर हम बात करें आगे, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपात संप्रदाय के फाउंडर जो हैं वो लकुलिश मुनि जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश मुनि जी, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? वज्रपति कौन होता था भाई, है ना। वज्रपति कौन होता था? प्रारंभिक वैदिक काल की बात हो रही है, प्रारंभिक वैदिक काल की बात हो रही है कि वज्रपति कौन होता था ना। देखो वैदिक काल टाइम कितना था वैदिक काल में, है ना। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता का टाइम माना जाता है लगभग आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का, है ना। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। एक काल था आपका ऋग्वैदिक काल और एक काल था आपका उत्तर वैदिक काल। एक काल तो कैसा? एक काल तो ऋग्वैदिक काल, एक काल कैसा? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को जो है इसका टाइम हो जाएगा 1500 से लेकर 1000, और उत्तर वैदिक काल में कितना था? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। और अगर हम बात करें प्रारंभिक वैदिक काल में योद्धा समूह के प्रमुखों का जो नेतृत्व करने वाला होता था उसको हम किस नाम से जानते थे? उसको बोलते थे वज्रपति कहते थे। क्या कहते थे? वज्रपति कहते थे। प्रश्न का सही उत्तर जो है वो 1 हो जाएगा। और गांव का मुखिया क्या कहलाता था? गांव का मुखिया जो है उस समय ग्रामीणी कहलाता था। ये बात सीधी सीधी सी आपको याद में रखनी है ना। एक होती थी, इस समय हम
हम बात करें सभा और एक होती थी समिति। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी और समिति जो है वो सामान्य जन की है, हम बोले सामान्य जनता की जो है या सामान्य जन की संस्था होती थी, है ना, समिति। ठीक है, ये बातें अच्छी तरीके से सीधी सीधी सी याद हो जानी चाहिए। ऋग्वेदिक काल का जो जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद है। उत्तरवेदिक काल के अंदर अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब का उल्लेख जो है हमें उत्तरवेदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है ना। सूची 1 को सूची 2 में ऋग्वेदिक काल, वर्तमान में कुछ नदियों के नाम जो हैं उनको ऋग्वेदिक काल के अंदर अलग नदियों के नाम से जाना जाता था, है ना। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जैसे सुतुद्री जो है ना, स्तुद्री किसको कहते थे? सतलज नदी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सतलज को। पृशनी किसको कहते थे? रावी नदी को कहा जाता था। किसको कहते थे? रावी को कहते थे। अश्कनी कहा जाता था चेनाब नदी को। वर्तमान में जिस नदी का नाम चेनाब है उसको पहले अश्कनी बोलते थे। ठीक है, विपाशा व्यास नदी को बोलते थे। विपाशा किसको बोलते थे? व्यास को बोलते थे। अब अगर हम मिलाएं तो ए का बनेगा 2, ठीक है, और 2 का बनेगा, बी का बनेगा 3, 3 का बनेगा, सी का बनेगा 4 और एक है। फिर हम बात कर लें टी, टी का बनेगा 1, ठीक है, ए 2 बी 3 सी 4, ए 2 बी 3 सी 4 डी 1, ए 2 बी 3 सी 4 डी 1, ये बन रहा है क्या? ठीक है, 1 नंबर हमें याद में रखना है, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रश्न में किसी प्रकार का कोई आपको संशय नहीं है, अगर है तो भी मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, ताकि और भी, मुझे नहीं लग रहा कि इस प्रश्न में आपको या किसी भी प्रश्न के अंदर कोई डाउट है। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया? किस ग्रंथ के अंदर इतिहास पुराण को जो है वो पंचम वेद कहा गया है? मैं बात करूं छांदोग्य उपनिषद जो है ना, छांदोग्य उपनिषद के अंदर बताया जाता है कि इतिहास पुराण को जो है वो 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। इतिहास पुराण को किस वेद की? 5वें वेद की, है ना। 10 राजाओं की लड़ाई का जो या उल्लेख है, सीधी सी हम बात करें, यानी कि किस नदी के तट पर हुई थी? 10 राज्य युद्ध जो हम पढ़ते हैं, 10 राज्य 10 राज्य युद्ध जो है ये किस नदी के तट पर हुआ था? आपको एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है रावी, रावी नहीं मिलता है तो मिलेगा आपको देखने को परुष्णी, है ना। रावी या परुष्णी दोनों में से मिलेगा तो हम कहेंगे परुष्णी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? परुष्णी नदी हमें याद में रखना है। ठीक है, कौन सी नदी? परुष्णी नदी हमें याद में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? किस देवी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के अंदर नहीं है, हमसे ये पूछा है भाई, है ना, ऋग्वेद में नहीं है। अगर हम बात करें ऋग्वेद के अंदर, एक तो ऋग्वेद के अंदर हम बात कर लें अगर, एक तो सोता है और एक अगर हम बात करें तारावती है, इन दोनों नदियों देवियों का उल्लेख जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता। एक तो कौन सी? सोता, एक हो जाएगी तारा, है ना। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था भाई? है ना, वैदिक काल के अंदर आर्य जो है वो सब्जियां और फल खाया करते थे, है ना। ये इनका मुख्य क्या होता था? भोजन होता था, सब्जी और फल। ठीक है, ऋग्वेद में निम्न में से किस जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, पुरु, मत्स्य और चेदी, है ना। ये है किस जनों का उल्लेख मिलता है भाई? किस जनों का उल्लेख मिलता है? यदु जन भी था, पुरु जन भी था, चेदी जन भी था और मत्स्य जन भी था। तो मैं कहूंगा ए बी सी व डी जो है 4 नंबर हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा? एकदम सही होगा। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी भाई? है ना, वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न हमारा ये है, 16 महाजनपद में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? अगर हम बात करें वज्जी संघ की राजधानी, है ना, वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, चंपा थी अंग, और कुशीनगर जो राजधानी थी ये हो जाएगी आपकी किस जनपद की? मल्ल की, है ना। कुशीनगर किसकी है? कुशीनारा भी देखने को मिल सकता है या आपको कुशीनगर, मल। और मथुरा जो थी ये किसकी थी? सूरसेन, सूरसेन की राजधानी। ठीक है, वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी संघ की थी। और चंपा जो है ये किसकी राजधानी थी? अंग की थी। और मल्ल जो है इसकी राजधानी क्या सी थी? कुशीनगर। और वहीं अगर हम बात करें मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी थी। प्रश्न हमसे पूछा है 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो हम कहेंगे कौन सी राजधानी थी? वैशाली, याद में रखना है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख हुआ है? अगर हम बात करें
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर जो है छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी के अंदर 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। और ध्यान में रखना है 6वीं शताब्दी जो थी ना, 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी को द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी कहा जाता है। 6वीं शताब्दी को द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी कहते हैं। कौन सी शताब्दी? द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी। क्यों कहते हैं? अब देखो, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे जो बताया जाता है कि लोहे इस्पात का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था ना। आहत पंचमार्क सिक्कों से भी धीरे धीरे प्रचलित हमें प्रचलन शुरू हो चुका था, ज्ञान हो चुका था। इसीलिए बताया जाता है कि 6वीं शताब्दी को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है या द्वितीय नगरीकरण की स्थापना कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। और पहले नगरी प्रथम नगरीकरण की अगर हम बात कर लें तो प्रथम नगरीकरण आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या था? हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी प्रथम नगरीकरण। हड़प्पा सभ्यता क्या हो जाएगी? प्रथम नगरीकरण। हमें अच्छे तरीके से याद में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या हो रहा है। 93 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस का आयतन प्रतिशत 0.93% है? 0.93% है ना। किसका होगा भाई? 0.93%, 0.93% है ना। देखो, वायुमंडल में किस गैस का आयतन प्रतिशत है? 0.0093 है। अगर हम बात करें 0.009 या सीधा 00.93 जो है वो तो कौन सी थी? ऑर्गन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 00.93 जो है ये तो किसकी हो जाएगी? ऑर्गन की हो जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लें नियोन जो है वो कितनी होगी? 0.0018% जो है वो नियोन हो जाएगी। हीलियम कितनी थी गुरुजी? 0.005% जो है वो कौन सी हो जाएगी? हीलियम हो जाएगी। और वहीं अगर हम बात कर लें किसकी? मिथेन की अगर हम बात कर लें, मिथेन कितनी हो जाएगी? मिथेन हो जाएगी 0.002% है ना। 0.002% क्या हो जाएगी? मिथेन है। 0.93% क्या होगी आपकी? ऑर्गन हो जाएगी। हीलियम कितनी है? 0.005%। नियोन कितनी है? 0.0018% है ना। तो 0.93 जो है वो कौन सी हो जाएगी? ऑर्गन की हो जाएगी। अच्छा, वहीं अगर हम नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लेना, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितनी है पता है? N2 78.05% है ना। नाइट्रोजन कितनी है? 78.05%, 78.05 नहीं सॉरी 78.08, 78.08% आपकी क्या है? नाइट्रोजन है। और उसके बाद अगर हम और बात कर ले, जैसे O2 ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें, ऑक्सीजन कितनी है गुरुजी? तो ऑक्सीजन आपकी हो जाएगी 20.95% है ना। 20 O2 की हम बात कर लें, ऑक्सीजन की 20.95% क्या हो जाएगी आपकी? ऑक्सीजन हो जाएगी 20.95%, ठीक है। नियोन कितनी है? 0.0018। हीलियम कितनी है? 0.005%, ठीक है। और वहीं ऑर्गन कितनी है? 0.93। और नियोन सॉरी मिथेन कितनी है? तो 0.002% हो जाएगी, ठीक है। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण बताइए भी। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या होगा? आकाश हमें नीला नीला क्यों दिखाई देता है या किस कारण दिखाई देता है ना। अगर हम बात करें आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण बताया जाता है कि धूल के कणों पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्ण जो है ये आकाश के नीले होने का प्रमुख कारण माना जाता है। वायुमंडल में मिलने वाली गैसों की मात्रा के अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए, है ना। सही अनुक्रम में लिखना है, ठीक है। देखो, मैंने अभी बताया था ना आपको, नाइट्रोजन कितनी है? 78.8, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी? 78.8 हो जाएगी आपकी, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर ले O2 कितनी है? 20 पॉइंट है ना 95% हो जाएगी। और फिर अगर हम बात कर लें किसकी? ऑर्गन की जो है वो कितनी होगी? 0.093 हो जाएगी ना, 0093, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर लें किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर लें तो 0.04 हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो सीधा सीधा से याद में रखना है, पहले आएगा आपका नाइट्रोजन, पहले कौन सा आएगा? नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगी ऑर्गन और फिर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कौन सा? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, पीछे मैंने आंकड़े बता ही दिए, इसी आंकड़ों के आधार पर हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। 2 नंबर हमें अच्छे तरीके से याद में रखना है। फिर 4 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में स्थायी नहीं है ना? निम्न में से कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो अगर हम बात करें ओजोन जो है ना, ओजोन ये वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल की स्थायी गैस है ना? निम्न में से कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल की स्थायी गैस है? ऑर्गन है, हीलियम है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम बात करें वायुमंडल की स्थायी गैस की, तो ऑर्गन जो है वो वायुमंडल की कैसी गैस है भाई? ऑर्गन वायुमंडल की स्थायी गैस है। ऑर्गन वायुमंडल की कैसी गैस है? तो ऑर्गन वायुमंडल की स्थायी गैस है। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? जल वाष्प वायुमंडल की सर्वाधिक स्थायी गैस है। इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल वाष्प की मात्रा नगण्य होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। जल वाष्प वायुमंडल की सर्वाधिक स्थायी गैस है? नहीं भाई, जल वाष्प वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है, परिवर्तनशील गैस है। ये कैसी गैस है? परिवर्तनशील गैस है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म आकार के ठोस कण एरोसोल कहलाते हैं। और अगर हम बात करें एरोसोल की मात्रा वायुमंडल के ऊपरी भाग में अधिक मिलती है। एरोसोल के अंदर ज्वालामुखी उभेदन के समय निस्तृत धूल कणों को शामिल किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र तथा नगरों में वायुमंडल में धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं। देखो, एरोसोल की मात्रा वायुमंडल के ऊपरी भाग में अधिक मिलती है, ये एक बात गलत है भाई। एरोसोल की जो मात्रा है ना, एरोसोल की जो मात्रा है वो वायुमंडल के निचले भाग में अधिक मिलती है, ऊपरले भाग में अधिक नहीं मिलती। एरोसोल के अंतर्गत केवल ज्वालामुखी उभेदन के समय निस्तृत धूल कणों को शामिल किया जाता है, ये बात भी गलत है। और औद्योगिक क्षेत्रों तथा नगरों में वायुमंडल में धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना। हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। निम्न में से कौन सा असत्य है? 2 व 3 याद में रखना है। कौन सा? 2 व 3 याद में रखेंगे, केवल 2 और 3 याद में रखने। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओजोन परत की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम लिंडेमान तथा डॉबसन महोदय द्वारा लगाया गया। ओजोन मंडल जीव मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है ना। और पराबैंगनी जो किरणें हैं, विकिरणों का जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना। पराबैंगनी विकिरणों का जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना। ओजोन परत की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम डॉबसन महोदय और लिंडेमान द्वारा लगाया। ओजोन मंडल की जीव मंडलीय परिस्थिति तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है और पराबैंगनी विकिरणों का जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये बात गलत है ना। नेक्स्ट प्रश्न, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस मंडल में दिखाई देते हैं? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस मंडल के अंदर दिखाई देते हैं? अगर हम बात करें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो है वो हमें समताप मंडल के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन से मंडल में? हम कहेंगे तो समताप मंडल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्षता का आशय है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों की प्रति तटस्थता व निष्पक्षता का भाव रखेगा और राज्य किसी भी धर्म विशेष को कोई विशेष सहायता नहीं देगा। सभी धर्मों को समान रहेगा। धर्म निरपेक्षता उक्त सभी चारों की तीनों बातें जो सही बैठ जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था ना? भारतीय संविधान सभा के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? अगर हम बात करें भारतीय संविधान संशोधन की, भारतीय संविधान में जो है या भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंदर जो है पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 के में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, उद्देशिका या प्रस्तावना के अंदर है ना, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति होती है।
और वो मैं कहूँ तो भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे या मौलिक अधिकार होंगे, या मैं कहूँ तो उद्देशिका या प्रस्तावना में होगा, है ना। निहित दर्शन की अभिव्यक्ति जो है वो हमें उद्देशिका, और या तो हम उद्देशिका कह सकते हैं या हम कहें तो प्रस्तावना जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, निहित होती है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है ये बताना है। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है, इसमें 2 बार संशोधन किया गया है, इसमें 2 बार संशोधन किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है भाई, इसमें सिर्फ संशोधन जो है ना वो सिर्फ एक बार ही किया गया है ना। संशोधन एक बार ही किया गया है 1976 में। 1976 के अंदर संशोधन करके इसमें जो है ना अखंडता है, धर्मनिरपेक्षता है ना, सॉरी अखंडता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, इन शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? एक तो अखंडता, समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों को इसके अंदर जोड़ा गया है ना 1976 में एक बार। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है, ये बात भी गलत है ना। क्या सही है? यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, यह न्यायालय के द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय। ये बात बिल्कुल आपकी एकदम क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित कर दिया गया, है ना। संपत्ति के अधिकार को भारत के मौलिक अधिकारों से जो है विलोपित किया गया, उसमें पीएम मोरारजी कौन थे? देसाई थे भाई, मोरारजी देसाई याद में रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। एक तो कौन सा हो जाएगा? परमादेश है। एक अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक हम बात करें अधिकार परीक्षा है, या एक हम बात करें प्रतिषेध, है ना। कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है? तो मैं कहूं बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम सुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, है ना। सही उत्तर चुनना है, जल्दी से बता दीजिए। चलो सबसे पहले हम बात करें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये बात है 1967, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, और AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। 1950, है ना। अब क्या बोल रहा है देखो, क्रम से बताने। पहले हम करेंगे डी, फिर हम क्या करेंगे? ए, फिर हम करेंगे बी, और फिर हम करेंगे सी। DABC याद में रखना है, DABC हमें याद में रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, है ना, जल्दी से बता दीजिए भाई। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 20 जीवन रक्षा का अधिकार जो कि गलत है ना। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार जो है वो किसमें? अनुच्छेद 20 के अंदर है ना, न कि जीवन रक्षा का अधिकार। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 20 के अंदर है भाई, आर्टिकल 20 में, है ना। विश्व पर्यावरण संगठन अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1994 को, या 1 जनवरी 1985, या 1 फरवरी 2001। अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन जो है 1 जनवरी 1995 से अपने अस्तित्व में आया था भाई, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट बता दीजिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना भी जल्दी से कीजिए, है ना, जल्दी से, शाबाश। शाबाश, जल्दी से मिलाइए। देखो यहां आ जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ग्रीन बॉक्स जो है ना, सब्सिडी की वो उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं, सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है, सब्सिडी को कोई उच्चतम सीमा नहीं है। ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या शामिल? ग्रीन बॉक्स का संबंध जो है सब्सिडी में कोई उच्चतम सीमा नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी? एड बॉक्स की, एड बॉक्स,
एड बॉक्स में है कि सब्सिडी नहीं दी जा सकती, सब्सिडी नहीं दी जा सकती। और ब्लू बॉक्स जो है सब्सिडी की उच्चतम सीमा क्या है, निर्धारित है। अंबर बॉक्स के अंदर सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। तो मैं कहूं कौन कौन सा, ए का हो जाएगा डी, ए का सॉरी सी है ना, ए का क्या हो जाएगा सी है। और फिर हम बात करें बी का हो जाएगा आपका डी, सब्सिडी नहीं दी जा सकती। ब्लू बॉक्स के अंदर ये कहा है कि सब्सिडी की उच्चतम सीमा निर्धारित है। और वहीं अगर हम बात करें अंबर बॉक्स, अंबर बॉक्स में सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। सी डी ए भी हमें याद में रखना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। जल्दी से बता दीजिए, है ना। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह क्या है, तो वह एक गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का दिसंबर 2015 में मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था और कौन सा था, है ना। मैं कहूं तो विश्व व्यापार संगठन का दिसंबर 2015 में मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है 10वां सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन कहाँ होता है, नैरोबी के अंदर होता है भाई। कहाँ होता है, नैरोबी में। ट्रिप्स के अंतर्गत आता है कंप्यूटर प्रोग्राम, पेटेंट या कॉपीराइट। ट्रिप्स के अंदर जो है ना तीनों के तीनों शामिल करेंगे हम, है ना। ट्रिप्स में जो है वो हम तीनों के तीनों शामिल करेंगे, पेटेंट भी शामिल होगा, कॉपीराइट भी शामिल होगा और कंप्यूटर प्रोग्राम भी शामिल होगा। निम्न में से किस संधि द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, है ना। किस संधि द्वारा जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी भाई, शाबाश। देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को, अगर हम बात करें 1 जनवरी 1995 को जो है 1 जनवरी 1995 को एक संधि होती है, उस संधि का नाम है मराकेश संधि। कौन सी संधि, मराकेश संधि। 1 जनवरी 1995 को यह समझौता होता है। इस समझौते के तहत जो है विश्व व्यापार संगठन की क्या की गई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, है ना। संविधान का कौन सा अंश भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार प्रस्तावना या उपयुक्त सभी आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो मैं कहूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का क्या करते हैं, संकेत कर। निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति करना। देखो अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना यह भी हमारा एक कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना यह भी हमारा एक कर्तव्य, प्रदान करना यह भी कर्तव्य होगा। गोवध निषेध ये भी हमारा एक कर्तव्य है। निजी संपत्ति की समाप्ति, है ना, ये हमारा भाग नहीं होगा, है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है मनोवैज्ञानिक के वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, प्रोत्साहन के स्तरों को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का, है ना। मनोवैज्ञानिकों के मनोभाव के विकास से संबंधित राज्य का नीति निर्देशक जो है वो संबंध नहीं रखता, है ना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित करने का मुख्य कारण यही था भारतीय संविधान में कि कल्याणकारी राज्य की क्या की जाए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है ना। कौन से भाग के अंदर लोक कल्याण के अगर हम बात करें संकल्पना सम्मिलित की गई है तो ये राज्य के किस में हो जाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनके अंदर शामिल की गई है भाई, है ना। फिर अगर हम बात करें किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना गया है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना गया, ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर क्या करना प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या दिया जाना, प्रोत्साहन दिया जाना और आय की असमानताओं को कम से कम करना, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना करना क्या माना जाएगा, समाजवादी माना जाएगा। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का
संगठन पुरुष एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करना, पृथक करना, है ना। नीति निर्देशक तत्वों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का जो गठन है इसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है ना। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए, नागरिकों के लिए, राज्यों के लिए, समाज के लिए, या मैं बात कहूं संघ के लिए भी, है ना। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व पूछा है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, नागरिकों के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए, है ना। किसके लिए हो जाएगा, राज्य के महत्व। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, मेघालय, केरल, हरियाणा, या अगर हम बात करें गोवा के अंदर। समान नागरिक संहिता जो है ना वो भारत में गोवा के अंदर लागू है भाई। कहाँ है, गोवा के अंदर, याद में रखना है। समान नागरिक संहिता भारत में कहाँ लागू है, तो हम कहेंगे कहाँ हो जाएगी, गोवा में। निम्न में से किस विद्वान ने घोषित किया था कि सप्त सिंधु क्षेत्र आर्यों की मातृभूमि है। सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों की मातृभूमि है, ये बताना है ना। शाबाश। देखो अगर हम बात करें प्रोफेसर मैक्स मूलर और के एस पणिकर, ये कहते हैं कि आर्य जो थे वो मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे, या बैक्टीरिया के, या कहां के, बैक्टीरिया के, है ना। डॉक्टर अविनाश अविनाश चंद्र दास जी जो हैं ये कहते हैं कि डॉक्टर, हाँ अविनाश चंद्र दास जी और एक इनके साथ और हैं संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी, इन्होंने कहा कि आर्य जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश से संबंधित है, सप्त सिंधु प्रदेश से संबंधित है। वहीं प्रोफेसर पेनका कहते हैं, पेनका और हर्ट जो हैं वो बताते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, ये जर्मनी के रहने वाले थे। आर्य कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। वहीं एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्कटिक होम इन द वेदाज, आर्कटिक होम इन द वेदाज। ये बुक है बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की। इस पुस्तक के अंदर जो है आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया गया है। आर्यों का मूल स्थान क्या बताया गया, तो हम कहेंगे आर्यों का मूल स्थान जो है वो उत्तरी ध्रुव बताया है। आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए, है ना। आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित बताना है भाई, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत जो है उत्तरी ध्रुव से संबंधित, मतलब बात कौन कर रहा है, उत्तरी ध्रुव से संबंधित बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। मध्य एशियाई सिद्धांत किसने दिया था, मध्य एशियाई सिद्धांत दिया था मैक्स मूलर ने। किसने दिया था भाई, मैक्स मूलर ने, ठीक है। 2 का 3, देखो मध्य एशियाई सिद्धांत किसने दिया, मैक्स मूलर ने। और आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने। यूरोपियन सिद्धांत जो दिया था वो दिया था सर डब्ल्यू जॉन्स ने, और भारतीय सिद्धांत दिया था डॉक्टर एस सी दास ने, है ना। भारतीय सिद्धांत डॉक्टर एस सी दास, 1 नंबर याद में रखना है। आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत दिया था 2 नंबर बाल गंगाधर तिलक ने। मध्य एशिया सिद्धांत दिया था मैक्स मूलर ने, और यूरोपीय सिद्धांत दिया था डब्ल्यू ने। 4-3-2-1, 4-3-2-1 हमें याद में रखना है ना। निम्न में से कौन वैदिक समाज की मूल इकाई थी, जन विदत या परिवार, है ना। जन विदत, वैदिक काल की समाज की मूल इकाई जो थी वो क्या थी, परिवार थी भाई। क्या थी, परिवार थी। परिवार का जो मुख्य होता था वो उसको गृहपति कहते थे, बड़ा भाई होता था, या पिता जो होता था वो परिवार का क्या होता था, मुखिया होता था। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य शामिल हैं, बता दीजिए भाई। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अंदर कितने सदस्य शामिल हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अंदर 164 सदस्य शामिल हो जाएंगे। कितने सदस्य शामिल हो जाएंगे, 64 सदस्य। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय सिंपल सी बात है कहाँ है, जिनेवा के अंदर है। विश्व बैंक की बैंक और विश्व बैंक और किसके साथ, यानी कि विश्व व्यापार संगठन विश्वव्यापी आयामों का तीसरा आर्थिक
स्तंभ है, अगर मैं बात करूं तीसरा आर्थिक स्तंभ की बात हो रही है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापारी आयामों का तीसरा आर्थिक स्तंभ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के साथ, किसके साथ है, आईएमएफ के साथ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जल्दी से बता दीजिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 10% है। आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन में। आईबीआरडी को विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है ना। आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन में, ठीक है। आईबीआरडी को विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है और आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। एक नंबर जो है ये आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 132 नंबर, निम्न विकल्पों में से कौन सा डब्ल्यूटीए का उद्देश्य नहीं है, कौन सा डब्ल्यूटीए का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण की रक्षा करना डब्ल्यूटीए का उद्देश्य है, ठीक है। पर्यावरण की क्या करना, रक्षा करना। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना, सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, यह भी सही है। वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना, यह भी सही है। और सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना, यह गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है ना, डब्ल्यूटीओ के विश्व व्यापार संगठन जो है उसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है। महानिदेशक वर्तमान के अंदर जो है अजवेदो हो जाएंगे, अजय वेदो हो जाएंगे, रोबर्टो अजवेदो है ना, रोबर्टो अजवेदो याद में रखना। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू समझौते का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है ना, ट्रिप्स, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू जो है समझौते का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है विश्व व्यापार संगठन है ना, डब्ल्यूटीओ के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के द्वारा, याद में रखना। हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया, हाल ही के अंदर डब्ल्यूटीओ में जो है भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में जो है ना हाल ही के अंदर जेएस दीपक को नियुक्त किया गया। भाई किसको नियुक्त किया गया है, जेएस दीपक। देखो कंफ्यूज करने के लिए टीएस दीपक भी दिया है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच संक्रमण जो क्षेत्र है वो क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व है प्यारे विद्यार्थी वो क्षोभ मंडल पर होगा। कहां होगा, क्षोभ मंडल पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है ना, मौसम को बदलने वाली जितनी भी वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ घटित होती है ना, वो सारे के सारे स्थित कहाँ होती है, क्षोभ मंडल के अंदर। जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं वो कहाँ होगी, क्षोभ मंडल में होगी। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है ना, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई की अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर 10 मील होती है। कितनी मील तक होती है, 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है ना, बारिश आती है ना, जब बारिश आती है, बारिश आती है तो बारिश आने से पहले में बादल गरजते हैं और ये घटना जो है ये किस में होती है, आयन मंडल में, ओजोन में, या समताप में, या क्षोभ मंडल के अंदर। मेघ गर्जन की जो घटना होगी ना ये क्षोभ मंडल के अंदर होती है। किस में होती है, मेघ गर्जन की घटना जो है ये क्षोभ मंडल के अंदर होती है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ में तापमान है ना, परिवर्तन मंडल या क्षोभ के अंदर जो तापमान है वो याद में रखना है ऊंचाई के साथ साथ क्या होता जाता है, घटता जाता है भाई। तापमान जो है ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, या वायुमंडल का निचला प्रदेश, या हम बात करें क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश जो होगा, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित जो प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाएगा, समताप मंडल के नाम से। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, ज्ञान भारतम वर्ष बजट 2000
25-26 में जो केंद्रीय बजट जारी हुआ था ना, इसमें घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य था पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करना, दस्तावेजीकरण और उनका क्या किया जाना भाई, उनका क्या किया जाना, संरक्षण किया जाना। क्या किया जाना, उनका संरक्षण किया जाना। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना, विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था विधानसभा कार्यों को डिजिटल और क्या बनाना, विधानसभा की जितने भी कार्य हैं उनको डिजिटल और पेपरलेस बनाना। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी, है ना, युवा नीति जो है किस नीति का स्थान लेगी, युवा नीति 2025 जो है ये युवा नीति 2013 का स्थान लेगी भाई, युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। राजस्थान में संचालित टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की अवधि क्या है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि अगर हम बात करें 24 मार्च 2025 तक याद में रखनी है, ठीक है। हाल ही में दीपांकर चक्रवर्ती ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, दीपांकर चक्रवर्ती जो है ना, इन्होंने अगर हम बात करें हाल ही के अंदर ITF 200 के विश्व मास्टर टेनिस के अंदर जो है वो रजत पदक जीता है ना। 38वें नेशनल खेल राजस्थान के किस खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया, 38वें नेशनल खेल के अंदर ना, अगर हम बात करें वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जो है वो हरचरण सिंह ने हासिल किया। किसने हासिल किया, हरचरण सिंह ने। 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की थीम क्या थी, इन बजट फरवरी 2025 में दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी थीम जो है वो थी आत्मनिर्भर भारत, है ना। और इसके बाद अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता किस राजस्थान निशानेबाज को BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स सुरवम ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निशानेबाजी, है ना, किस निशानेबाज को, तो मैं बात कहूं कौन हो जाएंगे, वो अवनी लेखरा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, अवनी लेखरा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, अवनी लेखरा हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका छोटा सा जो मैं बात कहूं पेपर हुआ था लेवल 2 का जो टेस्ट सीरीज है ना चल रही है, उसका सेकंड पेपर था। ठीक है, थर्ड पेपर जैसे भी होगा उसका सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी जो क्लास है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और पूरे प्रश्न जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।